कैसा लगा हमारा धर्मपुर? धर्मपुर तो बहुत अच्छा लगा बाबूजी, पर यह समझ में नहीं आया कि हम सब यहाँ क्यों हैं। क्यों है मतलब? अरे भाई, चेंज है सबके लिए। नई जगहों पर घूमने से आदमी अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस करता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? परिवर्तन तो अच्छा लगता है बाबूजी, पर पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। क्यों? यहाँ ऐसे कौन से कांटे बिछे हुए? मुझे बहुत मजा आ रहा है। ललित की कमी महसूस होती है। आई एम सॉरी पापा, पता नहीं क्यों उस कम वक्त की याद आ गई। हाँ तुम आया, तुम क्या कह रही थी? कैसा महसूस होता है तुम्हें? जी, पता नहीं, मन किसी अनजानी आशंका से डरा रहता है, जैसे कुछ अपशकुन होता है ना, वैसे ही कुछ। जैसे घर में ही बिल्ली बार बार रास्ता काट देती है, रात में सियार बोलते हैं, और जब भी खिड़की खोलती हो ना तो बाहर एक काला कौवा बैठा नजर आता है। सफेद कौवा तो किसी ने देखा नहीं, तो तुम क्या देखोगी? तुम्हें वहम हो गया है माया। माहौल में अपने आप को रमाने रचाने की कोशिश करो। इस तरह अलग थलग बैठोगी तो मन में उल्टे विचार आएंगे ही ना। बाबूजी, आप भी यही समझते हैं? नहीं, मेरे यहां आने की एक वजह और भी है। धर्मपुर आने से पहले मुझे और इला को एक खत मिला था कि जहन्नुम हमारा इंतजार कर रहा है। मैं तो डरता नहीं, क्योंकि डरना मेरी फितरत में है नहीं। अलबत्ता ये जरूर जानना चाहता हूं कि वो कौन है जो हमें डरा रहा है और उसका मकसद क्या है। लेकिन पापा, अगर आपको ये मालूम था तो आप जानबूझकर ऐसे खतरों में आए क्यों? तो क्या खतरों से डरकर भाग जाना चाहिए, जैसे माया कहती है? मर्फी लॉ में एक कानून है कि अगर मन में डर हो कि कोई दुर्घटना होगी तो होगी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उस दुर्घटना का कारण सिर्फ डर है और कुछ भी नहीं। That's it. डर कर ना तो जीना चाहिए और ना सोना चाहिए। भाई, मैं तो बगैर डरे सोने जा रहा हूं। और माया, तुम भी कान के पास अगर म्यूजिक सिस्टम लगाकर सोओगी ना तो तुम्हें सियारों की आवाजें नहीं सुनाई देगी। आओ भाई चंद्रलेखा। गुड नाइट मामा। हसमुख, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम ना होते तो मेरा क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ऐसा क्यों होता है हसमुख कि अतीत एक बार फिर लौट के आना चाहता है? क्या सबके साथ ऐसा ही होता है, जैसे एक सर्कल पूरा हो गया है और मैं लौटकर वही आ गई हूं जहां से जिंदगी शुरू हुई थी?
खबर पुरानी है, ये नई खबर पढ़ेंगे। पोस्टर घर के अंदर लगा के गए, घर के बाहर भी लगाए होंगे, पूरे शहर में लगाए होंगे। मैं पूछती हूँ इसका मतलब क्या है? ये जरूर उस अवस्थी की हरकत है। आपकी कोई हरकत नहीं। चंद्रलेखा, राजनीति में मैं राजनीति की बात नहीं कर रही। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस उम्र में आकर मुझे एक बच्चे की तरह अपनी सफाई देनी पड़ेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये ठीक है कि मैं इला की वजह से यहाँ पर आया था और हम दो दोस्तों की तरह धर्मपुर में साथ साथ घूमते भी रहे। हमारे किसी दुश्मन ने छुप छुप कर ये तस्वीरें खींची और अब अवस्थी इला को बदनाम करने के लिए तुम्हें मेरा विश्वास नहीं? मुझे आप पर विश्वास है और मैं मान भी जाऊंगी, लेकिन दुनिया को कैसे मनाओगे? राजनीति इला की और पति मेरा बदनाम हो, बच्चों को क्या जवाब दोगे? इस राकेश अवस्थी की राजनीति का नशा तो मैं उतारूंगा। माधव सिंह, गाड़ी निकालो। देखो शर्मा, अगर पोस्टर की कमी पड़े ना तो छपवाने में कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? ये पोस्टर हमारे लिए। हाँ, इसी पोस्टर की बात कर रहे थे ना? इसका मतलब समझते? अगर मैंने मानहानि का दावा कर दिया ना तो कोर्ट में खींचे खींचे फिरोगे, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। कोरट की धमकी हमको मत दो आत्मा। कोरट और जेल तो नेता का दूसरा घर होता है ना। अब हर प्रांत में किसी न किसी नेता के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा तो चलता ही रहता है। अब दिल्ली में ज्यादा नेता है तो वहां ज्यादा मुकदमा चलता है। हवाला है, यूरिया है, बोफोर्स है, पता नहीं क्या क्या है। एक तरफ स्वामी जी है तो दूसरे तरफ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर 3 केस चल रहे हैं। उनका क्या हो? कुछ नहीं ना। पर ये बताओ हसमुख जी, ये पोस्टर लेके हमारे पास क्यों आए आप? तुमने छुपाया था ना? हमने नहीं छपाई है, ये तो आपने छपवाई है। देखिए, इसमें हमारा नाम है क्या? इसमें तो आपकी छवि है, एक और सुंदर छवि के साथ। और देखिए नीचे कितना बढ़िया कैप्शन है, इला सिंघानी और हसमुख अजमेरा के नाजायज संबंध। अवस्थी, तुम मेरी ताकत को नहीं समझते हो। तुम्हारी ये हिमाकत कि तुम मेरी इज्जत के साथ खेलो, ये समझ लो कि तुमने आग में हाथ डाल दिया है। आज तुम्हारे दामन में लगी है ये तुम्हारी उसके आचरण। ये छवि अलग अलग नहीं है जिसको हमने चिपका के बनाई है, ना ही कोई ट्रिक फोटोग्राफी करवाई है। अरे ये तो बहुत ही सच्ची है। अब तो भाभी जी के सामने मान लो कि ये फोटो झूठी नहीं है, सच्ची नहीं होती तो ऐसे गरम तवे में बैठ के हमारे पास नहीं आता। जाइए, जाके मुकदमा ठोकिए, जिसने ये पोस्टर छपवाए हैं, लगवाए हैं। जाइए। ये पोस्टर्स मेरा अपमान नहीं अवस्थी, ये तुम्हारी राजनीतिक मौत का फरमान है। जब हाईकमान से हुक्म आएगा ना तो यही पोस्टर्स तुम्हारे कफन दफन का सामान बनेंगे। और चंद्रलेखा, जब फरमान आएंगे तब आएंगे। तब तक के हम तो इतना ही जानता हूं
कि ई खबर छपवा दो अखबार में। पोस्टर लगवा दो बाजार में। जी, वो जीतपुर गांव के लोग आपसे बहुत खुश हैं। उनकी जो पानी की समस्या आपने टेम्पररी सॉल्व कर दी है, आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं। कि मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद हमें ये इशू फौरन हाथ में लेना होगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी से हम कोई इंसेंटिव डिक्लेयर नहीं करते इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से। हसमुख, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चौंकने को डरना मत कहो, क्योंकि डरना तो तुमने कभी सीखा नहीं। तुम्हें खुदा का भी डर नहीं। तुम्हें जिंदगी में जो कुछ भी करना है करो इला, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को विक्टिम क्यों बनाती हो, शिकार क्यों बनाती हो? अब मैंने क्या किया? हमने भी क्या किया? हम तुम्हारी बेमकसद की राजनीति का शिकार क्यों बने? ये देखो क्या किया है तुमने हमारे परिवार के साथ। चंद्रलेखा, ये पोस्टर्स मैं सुबह से 5 बार देख चुकी हूँ। ऐसे पोस्टर्स मैं भी छपवाने वाली थी, सिर्फ उसका कैप्शन अलग होता। हसमुख अजमेरा ने अपना घर अस्पताल के लिए दान में दे दिया। किस घर की बात कर रही हो इला? वही घर जहां तुम ठहरी हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप समझा सकते? चंद्रलेखा, वो मकान देखो। देख लिया हसमुख जी, देख लिया। चंद्रलेखा, चंद्रलेखा, हाय संजीत। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। निर्मल देव, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। फिर कभी क्यों? अभी क्यों नहीं? ठीक है, अभी सही। आओ बात करते हैं। हाँ तो बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? संजना का जो होटल जिसे हम 5 स्टार बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ कागजात पर मुझे संजना के भी साइन चाहिए और तुम्हारे भी। इसके लिए मुझे धर्मपुर आना पड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहा? तो फिर सच क्या है? तुम बता दो। सच क्या है ये बताने का नहीं, हाँ, जानने का वक्त जरूर आ गया है। देखो ना, अचानक तुम कहीं से आए और पहले संजना के फिर मेरे पार्टनर बन गए, और फिर हमारे अकाउंट से 50 लाख रुपए निकालकर तुम गुम हो गए, लेकिन फिर लौट आए। गुम होने का इरादा होता दोस्त तो लौटता नहीं। और ये मत भूलो कि मैंने 50 लाख की जगह 1.5 करोड़ वापस किए थे। मैं रुपए के नहीं, घटनाओं की बात कर रहा हूं। और फिर कहीं से सीमा आ गई और हमें ब्लैकमेल करके 100 करोड़ रुपए लेने के बावजूद उसने खुदकुशी कर ली। तो इसमें मेरा क्या दोष है? पूरी बात सुनो। उन रुपए में से कुछ रुपए धर्मपुर ट्रांसफर किए गए, और इत्तेफाक देखो, तुम धर्मपुर भी आ गए। संजीव, तुम साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां हमारे साथ कोई घटना हुई, वहां वहां तुम मौजूद पाए गए। क्यों? अरे भाई, तुम लोगों से जुड़ा हुआ हूं तो लिहाजा निर्मल देव, आखिर तुम्हें हमारे खानदान के निजी मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हाँ, सच बताना। सच? संजीत, मेरा सच ये है कि जो भी मेरा सच जानने निकला वो खुद गुम हो गया, और मैं नहीं चाहता कि तुम। खैर, अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो कर्नल साहब से, अपने पिताजी से जाके पूछ लो, वो तुम्हें सच बता देंगे। गुड नाइट।
पापा, पापा ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? हम सब इस धूप छांव में कब तक जीते रहेंगे? क्या बात है संजीव? मैं निर्मल देव की बात कर रहा हूं। वो यहां क्यों आया था? आपसे मिलने आया था। क्या रिश्ता है आपका उससे? एक बदमाश आदमी का मेरे साथ क्या रिश्ता हो सकता है? उसे तुमने यहां से जाते हुए देख लिया और मेरे बारे में अपनी राय कायम करके मुझसे सवाल पूछने आ गए। हाँ, मैं निर्मल देव के बारे में ही पूछ रहा हूं। आखिर वो यहां धर्मपुर क्यों आया है? आग भड़का रहा है, जिसकी तपिश से गर्मी खाकर तुम मुझसे सवाल पर सवाल पूछो। खैर, बुजुर्गों का यह फर्ज होता है कि जब बच्चों के लिए अंधेरा हो जाए तो उन्हें रोशनी दिखाई जाए। निर्मल देव, बाय द वे, जिसे तुम निम्मा के नाम से भी जानते हो, और हां, जो तुम्हारे बेटे राहुल का नंद मामा भी था, वही ये सब कर रहा है। जान से मार दूंगा मैं उसे। I'll kill him. जवानी में जोश ज्यादा होता है और होश कम, इसीलिए तुम्हें पूरा सच नहीं बताया जा सकता। और सच तो यह है कि पूरा सच मैं भी नहीं जानता। निर्मल देव के पीछे कोई और है। अगर ना होता तो वो इतना ठंडा नहीं होता, गर्म होता। दरअसल उसका जो भी मकसद है वो किसी और का मकसद है। हाय जतिन। हाय, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। बैठो निखिल, बैठो संजीत। नहीं, हमें जल्दी है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं जतिन, तुम निर्मल देव को जानते हो ना? क्या बात है? तुम आज मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? दरअसल जतिन, आई एम सॉरी। बट आई एम नॉट सॉरी जतिन। मैं जानता हूं कि निर्मल देव तुम्हारा आदमी है और तुम्हारे ही कहने पे वो ये सब कर रहा है। कर रहा? तुमने उसे पार्टनर बना के अपने घर में रखा हुआ है और वो मेरा आदमी हो गया। तुम्ही ने उसे हमारे घर के सारे राज बताए ताकि पहले तो हमारा विश्वास जीत सके और फिर हमारे घर में घुस के हमारे परिवार की जड़ों को तेजाब से सींच सके। और उसने वही किया। पहले वो सीमा को लेकर आया, जिसके जरिए उसने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ब्लैकमेल किया भी। और अब वो धर्मपुर आ गया है। दिन रात तुम्हें खबर करता होगा। क्यों? तुम होश में तो हो संजीत? तुम्हारे घरेलू मामले से हमें क्या लेना देना? आदिवासियों की जमीन खरीद के तुम्ही ने उन्हें बर्बाद किया, उजाड़ा, जिसकी वजह से रोहित हमसे जुदा हो गया। और अब ये पोस्टर्स। तुम क्या कह रहे हो तुम्हारे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज इसे समझाओ। अरे आदिवासियों की बात कुछ और थी। अपने पापा के ऐसे गंदे पोस्टर छपवाकर क्या मैं उन्हें बदनाम करूंगा? जतिन प्लीज। तुम्हें अपने माँ की बदनामी का कितना दुख है मैं नहीं जानता, लेकिन अपने पापा की बदनामी का मुझे इतना रंज है कि एक बार तुम प्रूफ करो कि उसने, उस निर्मल देव ने ऐसा किया है, सबसे पहले मैं उसका गला काटूंगा।